अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर के बारे में आप लोगों ने आज तक बहुत कुछ सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कुछ कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कश्मीर एक अलग कंट्री है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आइए आज की इस वीडियो में कश्मीर इशू को डिटेल में समझते हैं, तो लास्ट तक बने रहे। देखिए 1947 में जब अखंड भारत आजाद हुआ, अखंड भारत मतलब आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, उस टाइम पर इस सारे एरिया को अखंड हिंदुस्तान भी बोलते थे। इनमें बहुत सारी कंट्रियां पहले ही सेपरेट हो गई थी। 1947 में अखंड भारत में सिर्फ 3 कंट्रियां थी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें उस टाइम करीब 565 रियासतें थी और अगर हम पाकिस्तान वाला पार्ट हटा दे तो फिर भी करीब 535 रियासतें थी। इन सब को जोड़ के एक देश बनाना था और ये कोई आसान बात नहीं थी। ये काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। देखो लॉ तो यही कहता है कि सारी रियासतों से पूछा जाता, अगर उनका मन होता इंडिया के साथ जुड़ना तो जुड़ते, मगर उस टाइम पे ये नहीं हुआ। जो छोटी रियासतें थी वो आसानी से इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई और जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनमें से कुछ को प्यार से मनाया गया और कुछ को डरा के अपने साथ जोड़ दिया गया। जितनी भी रियासतें इंडिया के साथ आके जुड़ गई थी उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये डॉक्यूमेंट सारी रियासतों के लिए सेम था। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था उसने उस काम को बहुत अच्छे से किया, सारी रियासतों को इंडिया के साथ जोड़ दिया। लेकिन 3 जगह पे बात आके फंसी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि इन 3 रियासतों का क्या कहना था। पहला जूनागढ़। जूनागढ़ का जो राजा था नवाब मोहम्मद खिलजी, वो मुस्लिम था मगर वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी। नवाब मोहम्मद का बिल्कुल भी मन नहीं था इंडिया के साथ जुड़ना, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर वहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए और राजा नवाब जो था वो भाग के पाकिस्तान चला गया। इसके बाद वहाँ पे प्लेबिसाइट कराया गया। प्लेबिसाइट मतलब वहाँ की जनता ये वोटिंग से डिसाइड करेगी कि उनको किनके साथ रहना है। फिर जब वहाँ पे वोटिंग हुई तो 99% वोट्स इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आए। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी, तो इससे जूनागढ़ इंडिया के साथ जुड़ गया। दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद का जो राजा था मीर उस्मान अली खान, वो भी मुस्लिम था, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हैदराबाद इंडिया के एकदम बीचों बीच है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि राजा बहुत डरा हुआ था। उसको डर ये था कि जो जूनागढ़ के राजा के साथ हुआ कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें लिखा था अभी जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, 1 साल के बाद देखेंगे कि इंडिया के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उस टाइम पे उनको अपना फोकस जम्मू एंड कश्मीर पे करना था। अब तीसरा और सबसे मेन जम्मू एंड कश्मीर। ये है पूरा मैप जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन आज ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चिन और ये है शख्सगम वैली जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था 1963 में, और इस एग्रीमेंट को सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब सवाल ये है कि इस जम्मू एंड कश्मीर के इतने सारे टुकड़े कैसे हुए, इसके पीछे क्या रीजन था, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। देखिए जब जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज्यादा होपफुल थे कि अगर कश्मीर में भी प्लेबिसाइट हुआ तो फैसला उनके ही हक में होगा क्योंकि कश्मीर की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, वो हिंदू थे। वो कभी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ जुड़ना क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ गया तो उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश था, वहाँ पे एक हिंदू राजा का टिकना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे एक और पॉइंट है, पाकिस्तान और इंडिया की जो आर्मी थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में थी क्योंकि दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर अभी भी अंग्रेज ही थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के दोनों देशों के मिलिट्री को अपने कंट्रोल में रखा क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमने डील दे दी तो ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी तक ना तो पाकिस्तान ने कोई अटैक किया था कश्मीर के ऊपर और ना ही इंडिया ने कोई अटैक किया था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने पैरेलली एक आर्मी खड़ी की थी जो कि सिविलियंस की तरह दिखते थे, जिसका नाम था आजाद कश्मीर फौज, जो कि कश्मीर पर अटैक कर सके। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो। हरी सिंह को जब आजाद कश्मीर फौज के बारे में पता चला तो वो बहुत श्योर थे कि वो अपनी आर्मी से इस फौज को हरा देंगे। उनकी आर्मी का जो चीफ था राजेंद्र सिंह, उन्होंने राजा हरी सिंह को बोला कि जो मुस्लिम हमारी आर्मी में है शायद वो हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हरी सिंह ने कुछ नहीं किया। फिर इस आजाद कश्मीर फौज ने गिलगित बलूचिस्तान से कश्मीर पर अटैक किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर जब ये बारामुल्ला पहुंचे तो इन्होंने वहां पे इतनी ज्यादा तबाही मचाई, वहां के लोग आज तक उस तबाही को भूल नहीं पाए हैं।
इस अटैक के बारे में जब इंडिया को पता चला तो उन्होंने माउंट बैटन से बात की, क्योंकि इंडियन आर्मी भी कश्मीर पर अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंडियन आर्मी भी उस टाइम पर अंग्रेजों के हाथ में थी। फिर जब आजाद कश्मीर फौज श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थी, तभी हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। फिर हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। कुछ लोग अभी तक इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट कहाँ है और उसमें क्या लिखा था ये कोई भी नहीं जानता, मगर इंडिया का कहना है कि ये वही एग्रीमेंट था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी रियासतों के साथ किया था। इसलिए इंडिया ने अपनी फोर्सेस को कश्मीर में लाया। जब इंडिया ने अपने फोर्सेस को कश्मीर में लाया तो पाकिस्तान भी यही चाहता था कि वो अपने फोर्सेस को कश्मीर में लाएगा, मगर पाकिस्तान का जो मिलिट्री कमांडर था उसने कहा कि कश्मीर का जो राजा है उसने इंडियन फोर्सेस को खुद कश्मीर में लाया। अगर हम भी कश्मीर में उतर गए तो ये एक अटैक माना जाएगा, ना कि कोई डिफेंस, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंट बैटन को बुलाया और कहा कि इस एग्रीमेंट को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जब जूनागढ़ में ऐसा हुआ तो वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ, यहाँ भी वही होना चाहिए। इस टाइम पे माउंट बैटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया कि जब यहाँ पे शांति होगी तो यहाँ पे भी प्लेबिसाइट ही होगा। और तो और जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइट ही करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने ये सब इसीलिए किया ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिले कुछ सोचने के लिए। और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए। जवाहरलाल नेहरू का यूएन चले जाना काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका कहना था जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था और उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते और पूरा कश्मीर ले लेना चाहिए था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था और ये बात जवाहरलाल नेहरू अच्छे से जानते थे। फिर जब यूएन का रेजोल्यूशन आया तो उसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा और लड़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि पाकिस्तान की फोर्सेस को कश्मीर पूरी तरह खाली करना होगा और उसके बाद इंडिया भी अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट यह था कि जब दोनों देश अपने अपनी फोर्सेस को कश्मीर से बाहर निकालेंगे उसके बाद कश्मीर की जनता ये फैसला करेगी कि उनको किन के साथ रहना है, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या फिर अलग, यानी कि वोटिंग होगी यहाँ पे, मतलब प्लेबिसाइट होगा। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की फोर्सेस जहाँ पे रुकी है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको POK बोलते हैं, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और तब से लेकर आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और इसलिए कश्मीर के इतने सारे टुकड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।